एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, है ना? वो शादी नहीं किए, उनसे कोई बाल-बच्चा आगे नहीं बढ़ा। तो क्या वो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का जीव विज्ञान का सबसे पहला पाठ जय प्रक्रम। अगर एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखिएगा तो वो आपको मिलेगा लेसन 6 में। तो लेसन 6 में जो पाठ दिया हुआ है जय प्रक्रम, वो बायोलॉजी का या तो जीव विज्ञान का ये पहला पाठ है क्लास 10 के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी को समझ लेते हैं कि जय प्रक्रम मतलब क्या होता है। तो अगर इसको आप तोड़ दीजिएगा ना तो इसका मीनिंग क्या होता है ये आप समझ जाइएगा। जैसे कि बोल रहे हैं क्या, जय पराक्रम। तो जय मतलब होता है जीव, जय मतलब क्या होगा, जीव। अब प्रक्रम मतलब होता है क्रिया। तो इसलिए जय पराक्रम का मतलब क्या होता होगा, तो जय प्रक्रम का मतलब हुआ कि जीवों के अंतर्गत जीवों के अंदर होने वाले क्रियाएं, है ना। इसको और अच्छा से परिभाषा के रूप में हम लोग कहते हैं वे प्रक्रम जो जीने के लिए जरूरी हो। क्या कहेंगे, वे प्रक्रम या वे क्रियाएं जो जीने के लिए जरूरी हो, उसी को कहते हैं हम लोग जय प्रक्रम। अब सोचिए जीने के लिए क्या क्या जरूरी है। तो जीने के लिए हम लोग को क्या चीज की जरूरत है, श्वसन। बिना सांस लिए आदमी जी सकता है क्या, नहीं ना जी सकता है। इसलिए श्वसन भी क्या हो जाएगा, जय प्रक्रम के अंतर्गत ही आएगा। उसके बाद आता है पोषण। पोषण मतलब कोई भी चीज को खाना। तो बिना खाए हुए कोई जी सकता है लंबा समय तक, मतलब पूरा उसका जितना जिंदगी है, जितना उसका उम्र है, बिना खाए हुए क्या वो जी सकता है, तो नहीं जी सकता है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मुश्किल से सप्ताह भर, या तो मैक्सिमम खींच लो किसी तरह से तो महीना भर जिएगा, उसके बाद उसको एक्सपायर हो जाएगा, है ना। अगर खाना नहीं खाए, पोषण उसमें ना हो, तो महीना भर में वो एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद चलिए देख लेते हैं हम लोग उत्सर्जन को। तो उत्सर्जन भी आप सोचिए, उत्सर्जन मतलब समझे समझे ना। तो उत्सर्जन मतलब क्या हुआ कि हम लोग का शरीर में जो भी चीज अपशिष्ट बन रहा है ना, उसका शरीर से बाहर निकलना। अब सोचो, हम लोग का शरीर में हम लोग जो भोजन खाते हैं, पेट में जाते जाते पच जाता है, उसमें जो भी एकदम अपशिष्ट बचता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मल। तो मल अगर हम लोग का शरीर से नहीं निकलेगा तो क्या हम लोग जी सकते हैं, नहीं जी सकते। पेट सब फूल जाएगा, है कि नहीं। और उसको डॉक्टर के पास जा करके क्लियर करवाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करना है, उत्सर्जन भी जरूरी है कि नहीं। तो श्वसन भी जरूरी है, पोषण भी जरूरी है, और उत्सर्जन भी जरूरी है। उत्सर्जन के अंतर्गत और भी कुछ है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग का जैसे ऑक्सीजन हम लोग नाक से लेते हैं, अब कार्बन डाइऑक्साइड बन करके फेफड़ा में आता है। तो आप सोचो कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलेगा तो क्या हम लोग जी सकते हैं, नहीं जी सकते हैं। तो इसलिए जय प्रक्रम के अंतर्गत क्या आएगा, हम लोग का उत्सर्जन भी आएगा। इसके बाद आता है हम लोग का वहन। तो वहन को चलिए समझने का कोशिश करते हैं। अब सोचो, जो हम खाना खाते हैं, खाना खाए, पेट में गया, आंत उत का उसका पोषक तत्व को खींच लिया, तो वही पोषक तत्व तो हम लोग का बॉडी का हर एक कोशिका को चाहिए। मतलब कि अगर पैर का अंगूठा में कोई कोशिका है तो उसको भी चाहिए वही पोषक। तो सोचो, आंत में खिंचाने वाला या अवशोषित होने वाला जो पोषक तत्व है वो अंगूठा तक कैसे गया, तो कोई ना कोई इसको ले गया होगा ना। तो इसी ले जाने को कहते हैं क्या, वाहन। इसी तरह से अगर हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ा में गया। अब फेफड़ा में ना गया ऑक्सीजन, लेकिन हम लोग का बॉडी में हर एक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत है। तो फेफड़ा का जो ऑक्सीजन है उसको पकड़ के कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं ले गया होगा। तो जहां जहां वो ले गया ना, तो या तो ले जा रहा है ना, इसी क्रिया को कहते हैं हम लोग वाहन। तो इस तरह से हम लोग समझ गए कि जय प्रक्रम के अंतर्गत क्या आता है, हम लोग का श्वसन भी आएगा, पोषण भी आएगा, वहन भी आएगा, और उत्सर्जन भी आएगा। ठीक है। और भी कुछ क्रियाएं आप अपने से भी जोड़ सकते हैं। इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, क्या जो जनन है वो हम लोग का जय प्रक्रम के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। जनन तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि वर्तमान में जो जीव है उसी से उसी जैसा नया जीव का बनना को कहते हैं हम लोग जनन। तो क्या आपको लगता है कि जनन जय प्रक्रम के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए, और नहीं आता है तो नो लिखिए। चलिए फटाफट लिख लीजिए। मेरे अंदर से आप लोग लिख लिए होंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि जनन जो है वो जय प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। कैसे, उसको चलिए समझिए। देखिए, जय प्रक्रम का मतलब क्या बताएं हम लोग, कि वही क्रियाएं जो जीने के लिए जरूरी है। जैसे आदमी का औसतन एज कितना है, 60 साल। तो वे क्रियाएं जिसके बिना आदमी 60 साल नहीं जी सकता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, जय प्रक्रम। अब सोचो, जनन मतलब क्या हुआ, अपना जो वर्तमान में जो जीव है उसी जैसा नया जीव का उत्पन्न होना।
तो इंसानी का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, है ना? वो शादी नहीं किए, उनसे कोई बाल बच्चा आगे नहीं बढ़ा, तो क्या वो जितना भी उनका उम्र था उतना जीने से पहले ही मर गए? या तो जितना उनका जीवन काल था उतना बिता करके मरे? तो ज़ाहिर-सी बात है जितना उनका जीवन काल था वो पूरा को बिता करके ही मरे, तो जनन का ज़रूरत नहीं पड़ा। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भी शादी नहीं किए थे, लेकिन वो पूरा जीवन बिताए उसके बाद ही मरे। उसी तरह से बहुत सारा साधु संत भी है, जो शादी नहीं करते हैं लेकिन भी वो अपना पूरा ज़िंदगी जितना भी उनका जीवन काल है उसको बिता कर के ही मरते हैं। तो इसीलिए क्या हुआ जनन जय प्रक्रम के अंतर्गत नहीं आता है। तो मेरे अंदाज से जय प्रक्रम क्या है ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं एक बहुत ही मजेदार चीज ये विषाणु या तो वायरस, मजेदार कहने के लिए लेकिन ये है बहुत खतरनाक। कैसे तो सुनिए, विषाणु के बारे में ये बात है कि जब भी विषाणु या तो वायरस जो है वो खुला वातावरण में रहेगा तो इसके अंदर कोई भी जय प्रक्रम नहीं होगा। मतलब अगर वायरस बाहर है वातावरण में है तो ना ही ये श्वसन करेगा, ना ही ये पोषण करेगा, ना ही उसमें वहन का जरूरत है, ना ही वो कोई उत्सर्जन करेगा। लेकिन बेटा जैसे ही किसी जीव का शरीर में घुसेगा ना, वैसे ही क्या करेगा, अब इसको श्वसन भी चाहिए मतलब सांस भी लेगा, और क्या करेगा पोषण भी चाहिए मतलब खाना भी खाएगा, और क्या करेगा इसमें वहन भी होगा और उत्सर्जन भी होने लगेगा। इसलिए वायरस के बारे में अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि वायरस जो है वो सजीव है या निर्जीव है। इसीलिए अगर वायरस से कोई बीमारी उत्पन्न होता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अभी जो कोरोना वायरस इतना फैला था तो उसका दवा बनाने के लिए बहुत समय लग गया। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग पोषण को। तो पोषण मतलब क्या? तो पोषण के बारे में आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि कोई बच्चा अगर दुबला-पतला है ना तो उसको कहते हैं क्या कि कुपोषण हो गया, इसको कुपोषण हो गया। तो पोषण मतलब ये हुआ कि खाद्य पदार्थों को भोजन के रूप में लेना, उसको पचाना और उसका संपूर्ण उपयोग करना को क्या कहते हैं हम लोग पोषण कहते हैं, है कि नहीं? अब कोई मिट्टी खाता है तो क्या उसमें पोषण हो रहा है? नहीं, क्योंकि मिट्टी खाने वाला चीज़ ही नहीं है। तो खाने वाला चीज़ों को खाना, उसको पचाना और उसका उपयोग करना को क्या कहते हैं हम लोग पोषण कहते हैं। अब पोषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण या तो ऑटोट्रॉप्स और विषम पोषी पोषण या तो हेटेरोट्रॉप्स, है कि नहीं? तो स्वपोषी पोषण पोषण की उस विधि को कहते हैं जिसमें जीव जो है वो अपना भोजन खुद बनाता है, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग स्वपोषी पोषण। इस कैटेगरी में अधिकतर अधिकतर क्या सभी पेड़-पौधे आते हैं, है ना? अब सोचिए पेड़-पौधा को कोई खाना देता है क्या? नहीं, वे अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो इसलिए पेड़-पौधे जो है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो इसलिए वो स्वपोषी पोषण के कैटेगरी में आता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मम्मी भी तो खाना खुद बनाती हैं और खाती भी है, तो क्या मम्मी में स्वपोषी पोषण है या नहीं है? चलिए कमेंट करके जल्दी से बताइए। अगर आपको लगता है कि मम्मी स्वपोषी पोषण के अंतर्गत में आएगी तो यस लिखिए और नहीं आएगी तो नो लिखिए। चलिए हमको लगता है कि आप लोग अभी तक कमेंट कर दिए होंगे। अब चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। रियल में देखा जाए तो मम्मी खाना नहीं बनाती है ना? लेकिन मम्मी को बोलना मत, नहीं तो बहुत पिटा जाएगा, है ना? मम्मी खाना नहीं बनाती है, खाना को टेस्टी और क्या कहते हैं पचने लायक बनाती है। अब ध्यान दो जैसे चावल है, चावल जैसा कि चावल है उसको कच्चा ही में आप खा जाओ बिना उबाले, तो क्या वो पचेगा हम लोग के लिए? पेट में जाके पेट दर्द कराना शुरू कर देगा, है कि नहीं? अच्छा से डाइजेस्ट नहीं होगा और उसका भी जितना भी न्यूट्रिएंट्स है पोषक तत्व है वो भी अवशोषित नहीं होगा। तो क्या हुआ मम्मी जो है उस चावल को उबाल करके क्या की मुलायम कर दिया और उसको पचने लायक बनाई। उसी तरह सब्जी-उब्जी भी बनाते हैं तो क्या होता है उसको स्वादिष्ट बनाते हैं, पचने लायक बनाते हैं। अगर कहीं से पालक साग उठा और डायरेक्ट खा जाइएगा तो पचेगा नहीं, इसलिए उसको क्या करते हैं उसमें थोड़ा-सा नमक, मिर्चा, तेल ये सब दे करके उसको क्या करते हैं स्वादिष्ट भी बनाते हैं और उबाल करके क्या करते हैं उसको पचने लायक भी बनाते हैं। तो रियल में देखा जाए तो मम्मी खाना नहीं बनाती है, मम्मी खाना को मुलायम और पचने लायक बनाती है। लेकिन मम्मी को बोलना मत। है कि नहीं कि मम्मी खाना नहीं बनाती है, नहीं तो अगला दिन से आपको खाना मिलना बंद हो जाएगा। तो मेरे अंदाज से आपको समझ में आ गया होगा कि मम्मी जो है वो स्वपोषी में नहीं आएगी। अब चलिए देख लेते हैं विषमपोषी पोषण या तो परपोषी पोषण। तो इसी का जस्ट उल्टा, इसमें जीव-जंतु अपना भोजन खुद बनाता था। इसमें क्या करेगा जीव-जंतु जो है वो अपना भोजन
खुद से ना बना करके पेड़-पौधा जो भोजन बनाएगा, उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो विषमपोषी पोषण पोषण की उस विधि को कहते हैं जिसमें जीव पेड़-पौधा द्वारा बनाए गए भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना भोजन बनाते हैं। जैसे अ, हम लोग साग ही खाते हैं, चावल खाते हैं, फल खाते हैं, तो ये सभी क्या पेड़-पौधा ही बना रहा है, तो उसी को ना हम लोग भोजन के रूप में खा खा लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग तो मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, तो बबुआ अपने से सोचिए कि अगर घास नहीं रहेगा, तो बकरी वो क्या कहते हैं जी पाएगा? नहीं ना, तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, है ना? कि जो घास में घास सब अपना पोषक तत्व बनाया, वही घास को खा गया कोई बकरी, अब फिर बकरी का मीट को हम लोग खा गए। तो क्या हुआ? हम लोग देखने में कह रहे हैं क्या कि बकरी को हम लोग अपना भोजन बना रहे हैं। लेकिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, तो जो घास सब में जो भी पोषक तत्व था, उसको हम लोग आहार के रूप में अंदर ले रहे हैं। है कि नहीं? तो इसलिए विषमपोषी पोषण में वैसे जीव को रखा गया है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, जबकि अपना भोजन के लिए वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़-पौधों पर निर्भर रहते हैं। और इसका नोट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, इसका नोट आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप नोट अपना कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे अंदाज़ से आज का ये पूरा टॉपिक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।